नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीवन कौशल के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है शिक्षक की भूमिका। दोस्तों देखिए, शिक्षक की भूमिका के बारे में जीवन कौशल में बताया गया है कि शिक्षक की भूमिकाएं क्या क्या होनी चाहिए। तो ये शिक्षक को हम राष्ट्र निर्माता कहते हैं, क्योंकि शिक्षक कई तरह से अपने विद्यार्थियों पर दीर्घकालीन प्रभाव डालता है, अर्थात शिक्षक को बहुआयामी भूमिका होती है। दोस्तों देखिए, शिक्षक को हम राष्ट्र निर्माता इसलिए कहते हैं क्योंकि शिक्षक जो है अपने विद्यार्थियों को क्या करता है, सिखाता है, और विद्यार्थियों को सिखा पढ़ा के उनको अत्यंत ऊंचाई पर पहुंचाता है। कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई आईएएस बनता है, कोई टीचर बनता है। और आपको पता है कि बिना इन सब पद के कोई भी देश जो है आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए शिक्षक को हम राष्ट्र निर्माता के नाम से जानते हैं। इसके अलावा शिक्षक की यह भी भूमिका होती है कि शिक्षक जो कुछ भी बच्चे को शिक्षण कार्य कराए उसको दीर्घकालीन तक याद रहे, यानी उसके ज्ञान का निर्माण जो हो वह काफ़ी हद तक अस्थायित्व हो जाए, उसके ज्ञान को बहुत समय के लिए याद रखा जाए। जैसे शिक्षक हम लोगों को वर्णमाला सिखाया है, तो उस वर्णमाला का प्रयोग हम लोग बचपन से आज तक करते चले आए हैं, यानी उस शिक्षण का प्रभाव जो है दीर्घकालीन पड़ा हम पे। शिक्षक ने हम लोगों को गिनती सिखाया है, पहाड़ा सिखाया है, जोड़ घटाना सिखाया है, जो बचपन से आज तक हम उसका प्रयोग करते चले आए हैं। और उन्हीं छात्रों में से कोई आईएएस बना है, कोई पीसीएस बना है, कोई टीचर बना है, कोई कुछ बना है, और इनके बिना राष्ट्र का निर्माण होना असंभव है। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षक एक राष्ट्र निर्माता है। अब दोस्तों देखिए, एक शिक्षक जो है विद्यार्थी को कैसे सुविधाएं प्रदान करता है, कैसे जो है एक शिक्षक विद्यार्थियों के सामने नेतृत्व करता है, कैसे परामर्श देता है, कैसे यह सब काम करके छात्र को अपने ज्ञान का निर्माण करने का मौका देता है, और बच्चों को अधिगम के लिए कैसे अभिप्रेरित करता है, कैसे चीज़ों को सरल बना देता है, कैसे आत्म प्रकटीकरण का मौका देता है। इस सारी चीज़ों की भूमिका जो है एक शिक्षक के अंदर होनी चाहिए। तो इसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए, हम शिक्षक की 5 प्रमुख भूमिकाओं के बारे में आज जानेंगे। पहला है शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में। दूसरा है शिक्षक एक मार्गदर्शक या गाइडर के रूप में, जो हमें गाइड करता है। तीसरा है शिक्षक एक नेतृत्वकर्ता यानी लीडर के रूप में। चौथा है शिक्षक एक परामर्शदाता के रूप में। और पांचवा है शिक्षक एक अनुश्रवणकर्ता के रूप में, यानी मॉनिटर के रूप में। तो इसमें से सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहला चैप्टर, शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में। टीचर एज ए फैसिलिटेटर। यहाँ पे देखिए दोस्तों, बताया गया है कि शिक्षक जो होता है उसको माना गया है कि वह संसाधन संपन्न है, यानी एक शिक्षक जो है बच्चों को सिखाता है और उसके पास उन बच्चों को सिखाने के लिए किसी भी संसाधन की कमी नहीं है, बल्कि पूरा संसाधन संपन्न होता है। अब जैसे मान लीजिए कोई नर्सरी का बच्चा आया और वह सीख नहीं पा रहा है, तो उसे टीचर भगा थोड़ी न देगा, करे यार ये तो मंदबुद्धि है, सीख नहीं पाएगा, इसको हम नहीं सिखा पाएंगे। बल्कि वह संसाधन से संपन्न होता है, और चाहे जो प्रोसेस करके, चाहे जो प्रक्रिया लगा के, चाहे जो चीज़ करके वह बच्चे को अधिगम के लिए अभिप्रेरित कर देता है। चाहे वह टीएलएम का प्रयोग करके चीज़ों को सरल बना दे, चाहे वह बुक्स का प्रयोग करके चीज़ों को सरल बना दे,
चाहे वह किसी भी चीज़ का प्रयोग करके चीज़ों को सरल बना के बच्चों को अधिगम के लिए क्या कर देता है, अभिप्रेरित कर देता है, मोटिवेट कर देता है, बच्चे को अधिगम में रुचि आने लगती है। तो वही लिखा है कि शिक्षक को संसाधन संपन्न माना गया है क्योंकि वह अपने पास मौजूद संसाधनों की सहायता से विद्यार्थियों के अधिगम को सुगम बनाता है। इसीलिए एनसीएफ 2005 में शिक्षक को सुगमकर्ता भी माना गया है क्योंकि वह सीखने के लिए विद्यार्थियों को कई तरह की सुविधाएं प्रदान करता है, अतः इसे सुविधा प्रदाता भी कहा जाता है। अब हम लोग सिद्ध करेंगे कुछ निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता से कि एक शिक्षक वास्तव में क्या सुविधा प्रदाता हो सकता है। इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए सबसे पहली हेडिंग है शिक्षण सामग्री की सुविधा। तो दोस्तों क्या है, शिक्षण सामग्री की सुविधा। देखिए, विद्यार्थी ज्ञान को सिर्फ मौखिक रूप से ग्रहण करने में कठिनाई महसूस करता है, इसलिए शिक्षक अगर बाल केंद्रित है तो बाल केंद्रित शिक्षण सामग्री का भी प्रयोग करना चाहिए तथा खेल खेल में अधिगम कराने का प्रयास करना चाहिए, अतः शिक्षक एक सुविधा प्रदाता है। दोस्तों यहाँ पे बात ये की गई है कि जैसे मान लीजिए आपको बच्चे को द्रव पढ़ाना है, तो इस द्रव को एक तो तरीका ये है कि आप बच्चे को मौखिक पढ़ा दीजिए। मौखिक का मतलब इस तरीके से आप बता दीजिए कि बेटा आप द्रव को जिस बर्तन में रखेंगे उसी का आकार वह ग्रहण कर लेगा, अर्थात इसका आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। तो आपने एक तो इसको जो है बिना कहीं पे लिखाए, बिना किसी TLM के प्रयोग किए मौखिक रूप से बच्चों को बता दिए। और दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि शिक्षण सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। आप बच्चे के सामने एक ग्लास मंगवाइए और एक कप मंगवाइए और ग्लास में पानी या द्रव डलवाइए। तो आप बच्चे से कहो देखो बेटा ये जो है 1 लीटर पानी इसमें मैं डाला हूँ और यह जो है गिलास के आकार का हो गया है। उसके बाद उसी पानी को जब कप में डालेंगे तो वह द्रव जो है कप के आकार में ले लेगा और 1 लीटर यहाँ रहेगा तो 1 लीटर ही यहाँ पे रहेगा। यानी आयतन निश्चित है लेकिन आकार जो है क्या है, द्रव का अनिश्चित है। तो इस तरीके से जब आप सिखाएंगे शिक्षण सामग्री की सुविधा देकर तो बच्चा जो है बहुत तेज़ी के साथ अधिगम करेगा और अधिगम के लिए अभिप्रेरित भी होगा। इसके अलावा अधिगम में रुचि लेगा और इस तरीके से बच्चा जल्दी से हर चीज़ें क्या कर जाएगा, सीख जाएगा और ज्ञान का निर्माण उसके अंदर हो जाएगा, ज्ञान का स्थायित्व हो जाएगा। दूसरी सुविधा क्या देता है शिक्षक, भ्रम दूर करने की सुविधा। दोस्तों देखिए, विद्यार्थी अधिगम के दौरान कई बार भ्रमित हो जाते हैं और एक बाल केंद्रित शिक्षक जो है उसे सुविधा देता है कि विद्यार्थी उसके पास आए और बिना किसी डर या भय के अपने भ्रम को दूर करे, अतः शिक्षक एक सुविधा प्रदाता है। जैसे दोस्तों एक भ्रमित बालक है जो 56 में 19 को जोड़ रहा है तो 6 और 9 को डायरेक्ट 15 लिख दे रहा है और 5 1 6 को 6 लिख दे रहा है, यानी कुल मिला जुला के 56 और 19 को जोड़ के 615 ला रहा है। उसी के बगल में एक बालक बैठा है जो 56 और 19 को सही जोड़ता है और 75 लाता है। तो यह बच्चा इससे मिलाता है तो कहता अरे यार इसका तो 75 आया है, मेरा 615 आया है। तो वह जाता है कहाँ पे, शिक्षक के पास। क्यों जाता है, अपने भ्रम को दूर करने के लिए, और शिक्षक वहाँ पे उसको सहयोगात्मक अधिगम देता है। सहयोगात्मक अधिगम देता है यानी उसके सहयोग करता है और बच्चे से बताता है कि बेटा तुम गलत लगा रहे हो, मित्रवत व्यवहार करता है कि 6 और 9 15 के यहाँ पे 5 लिखोगे, हासिल यहाँ पे लिखोगे तो 5 1 6 1 7 यहाँ पे होगा, तब सही उत्तर होगा। तो बच्चा बिना किसी डर के जब पूछता है और शिक्षक सहयोगात्मक अधिगम देता है तो उसे आप कहते हैं कि शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। वैसे एक भ्रमित बालक है, इस बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन में अगर जोड़ है तो पहले जोड़ ही दे रहा है, 3 2 5 कर दे रहा है, उसके बाद गुणा कर दे रहा है
5 छक 30 कर दे रहा है, जबकि शिक्षक ने बताया है कि बेटा पहले भाग होता है, फिर गुणा, फिर जोड़, अंत में घटाना। लेकिन भ्रमित बालक जो है ऐसा कर दे रहा है। तो एक शिक्षक बताएगा बेटा जो है पहले इसमें भाग होता है, फिर गुणा होता है, फिर जोड़ होता है, फिर घटाना होता है, यह रूल है बारहमास का, तो इसलिए जो है तुम ऐसा ही करोगे, तो वह बच्चा भ्रम जो है अपना दूर कर लेता है। अब पता लगे कोई ऐसा शिक्षक रहे कि बच्चे को कोई समस्या आ गई, शिक्षक के पास गया पूछने और शिक्षक डांट के बैठा दिया कि यार तुम तो बार बार परेशान कर देते हो, हर 5 मिनट में तुम्हारे अंदर कोई न कोई क्वेश्चन जन्म ले ही लेता है, चलो यहाँ से भागो, हम तुम्हारे भ्रम को दूर नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से जब करेंगे आप, तो आप जो है बाल केंद्रित शिक्षा का हनन करेंगे, यानी तब वहाँ पे आप सुविधा प्रदाता या सुगमकर्ता या सरलीकरण करने वाला शिक्षक नहीं रहेंगे। अगला है जिज्ञासा शांत करने की सुविधा। तो दोस्तों देखिए, जिज्ञासा शांत करने की सुविधा भी देता है कौन? शिक्षक। अब जैसे मान लीजिए जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा। यहाँ पे देखिए लिखा है जिज्ञासा को ज्ञान निर्माण की पहली सीढ़ी कहा जाता है और विद्यार्थी स्वभाव से ही शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था में जिज्ञासु होते हैं। कई बार अभिभावक व्यस्त होते हैं, इसके कारण बालक की जिज्ञासा शांत नहीं हो पाती। ऐसे शिक्षक अपने ज्ञान के द्वारा विद्यार्थियों को उनकी जिज्ञासा शांत करने की सुविधा देता है, अतः शिक्षक एक सुविधा प्रदाता है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई बालक है, दिवाली आई, दीपावली में बच्चा इधर उधर टहल रहा है, तो देख रहा है कि सब पटाखे और दीप जला रहे हैं और गणेश लक्ष्मी की क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं। तो बच्चे के मन में तुरंत जिज्ञासा आएगी। बच्चा जिस चीज़ के संपर्क में आता है उसको जानने का प्रयास तुरंत करता है, शैशवावस्था और बाल्यावस्था। तो जिज्ञासा ज्यों आएगी त्यों उसके दिमाग में आएगा, अरे यार जो है गणेश लक्ष्मी की पूजा हर घर में हो रही है, मतलब इन्हीं दो भगवान और मतलब देवी देवता की पूजा हर घर में हो रही है। तो वह दौड़ा दौड़ा अपने मम्मी या पापा के पास आएगा, कहेगा मम्मी बताओ कि दीपावली में गणेश लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है। अब मम्मी और पापा जो है पूरी तरीके से दिवाली में व्यस्त हैं, एकदम दिवाली के कार्यक्रमों में एकदम व्यस्त हैं और वहाँ पे उन्होंने नहीं बताया। अब उसके अंदर की जिज्ञासा शांत नहीं हो रही है, तो वह कल जब पढ़ने जाएगा शिक्षक से पूछेगा कि सर बताइए कि गणेश लक्ष्मी की पूजा दीपावली में क्यों होती है। तो शिक्षक उसके जिज्ञासा को शांत करेगा और बताएगा बेटा माँ लक्ष्मी इस दिन घर में प्रवेश करती हैं, अर्थात धन संपदा और शांति के लिए ही हम दीपावली में गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। तब उसका भ्रम जो होगा दूर होगा और उसकी जिज्ञासा शांत होगी। इसके बाद पटाखे वाले में भी बता सकते हैं कि भगवान राम जो है अहंकारी वह लंकापति रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे, तो भगवान राम के स्वागत के लिए जो है दीपावली में दीप और पटाखे जलाए जाते हैं। तो इस तरीके से जिज्ञासा शांत करने की सुविधा देता है एक शिक्षक, इसीलिए इसे सुविधा प्रदाता कहते हैं। प्रश्न पूछने की सुविधा। दोस्तों एक शिक्षक जो है अपने विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने की सुविधा भी देता है। अगर विद्यार्थी को किसी भी प्रश्न में शंका है तो उस शंका को दूर करने के लिए एक शिक्षक प्रश्न पूछने की सुविधा देता है। जैसे मान लीजिए यही प्रश्न आपको दे दिया जाए, एक बालक को 15 + 6 / 3 × 9 - 4 जो है एक क्वेश्चन दे दिया गया और पहले शिक्षक जो है कर रहा है क्या? भाग। तो बच्चे के मन में ज़रूर आएगा कि पहले इनको करना चाहिए था जोड़। तो बच्चा प्रश्न पूछ सकता है कि सर यहाँ पे आपने जोड़ दिया है, पहले आप जोड़ करिए। तो आप बताएंगे नहीं बेटा, जो बॉडमास का रूल होता है वो पहले होता है भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ करना है, फिर घटाना करना है, तभी इस बॉडमास के क्वेश्चन का सही उत्तर आएगा, अन्यथा सही उत्तर नहीं आएगा। तो प्रश्न पूछने की सुविधा देना चाहिए एक शिक्षक को
इसीलिए शिक्षक को हम सुविधा प्रदाता कहते हैं। जैसे मान लीजिए उसके मन में कोई भी जिज्ञासा आई, अब उस जिज्ञासा को की पूर्ति करने के लिए, जिज्ञासा को शांत करने के लिए भी आपसे बच्चा प्रश्न पूछ सकता है, जैसा कि अभी ऊपर हम लोग पढ़े हैं। अगला है पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाने की सुविधा। तो दोस्तों देखिए, पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाने की सुविधा जो है या सिखाने की सुविधा देता है एक शिक्षक, इसीलिए शिक्षक को हम सुविधा प्रदाता कहते हैं। जैसे बच्चा जो है 6 वर्ष का या 5 वर्ष का जब हो जाता है तब वह विद्यालय जाना शुरू करता है, यानी कि प्रारंभिक विद्यालय की आयु जो है 6 वर्ष को कहा जाता है। तो बच्चा इस समय से पहले बहुत कुछ पूर्व ज्ञान जान जाता है, बहुत कुछ पूर्वानुभव इसके पास होता है, लेकिन बच्चा आ का वर्ड नहीं जानता, आम का चित्र जानता है। तो बच्चे को आम का चित्र दिखा के इस आ को सिखा दिया जाता है, यानी बच्चे को पूर्व ज्ञान से जोड़कर जब पढ़ाने की सुविधा देगा शिक्षक, तो बच्चा आसानी से सीख जाएगा। अर्थात शिक्षक जानता है कि विद्यार्थी के लिए पूरी तरीके से नवीन विषय वस्तु को सीखने में परेशानी हो सकती है, इसलिए वह नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़कर सिखाने की सुविधा देता है। अगला है उपयुक्त शिक्षण विधि या उपयुक्त शिक्षण सूत्र की सुविधा। तो दोस्तों, विद्यार्थी के मानसिक स्तर के अनुसार एक शिक्षक जो है उचित शिक्षण विधि और शिक्षण सूत्र का प्रयोग करता है। जैसे आप कह सकते हैं कि खेल विधि का प्रयोग करना। अब बच्चा बालक छोटा है, शैशवावस्था में है, बाल्यावस्था में है, या बड़ा बच्चा है लेकिन मंदबुद्धि बालक है, कम बुद्धि उसकी, कम IQ है, तो आप उसको खेल विधि यानी किंडरगार्टन पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति इत्यादि के द्वारा आप खिला सकते हैं। इसके बाद दूसरा है आगमन विधि, निगमन विधि। तो दोस्तों, आगमन विधि जो होती है वो कठिन विषयों के लिए होती है। उदाहरण से नियम की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर शिक्षण सूत्रों पर आधारित होती है आगमन विधि, और यह व्याकरण शिक्षण के लिए बहुत उपयुक्त होती है और बाल केंद्रित होती है। इसमें शुरुआत कई बिंदुओं से होता है और अंत सिर्फ एक बिंदु पर होता है। निगमन विधि में शुरुआत एक बिंदु से होता है और अंत कई बिंदुओं पर होता है, तो इसीलिए निगमन विधि को नियम से उदाहरण की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है और यह एक बाल केंद्रित शिक्षण नहीं होता है। उसके बाद देखिए, सरल से जटिल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, इन सब शिक्षण सूत्र और शिक्षण विधियों का प्रयोग करके हम विद्यार्थी के मानसिक स्तर के अनुसार जो है उपयुक्त शिक्षण विधि और उपयुक्त शिक्षण सूत्र का प्रयोग करने की सुविधा देते हैं। इसीलिए एक शिक्षक को सुविधा प्रदाता कहा जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा भी गया है, शिक्षक सिखाते समय विद्यार्थी को उपयुक्त शिक्षण विधि जैसे खेल विधि, इंद्रिय आधारित तथा उपयुक्त शिक्षण सूत्र का प्रयोग करता है, जिससे विद्यार्थी को आसानी से सीखने की सुविधा मिल जाती है। इसीलिए शिक्षक को हम सुविधा प्रदाता कहते हैं। दोस्तों, रुचि को वरीयता देने की सुविधा। एक शिक्षक एक विद्यार्थी के रुचि को वरीयता देकर पढ़ाता है, सिखाता है, इसीलिए एक शिक्षक को सुविधा प्रदाता कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, आप बच्चे के रुचि के अनुसार विषय वस्तु का चयन करने की सुविधा बच्चे को प्रदान करेंगे। बच्चा अगर साइंस नहीं पढ़ना चाह रहा है, जैसे मान लीजिए नर्सरी की बात करते हैं, नर्सरी में मैथ होता है, हिंदी होती है और इंग्लिश होती है। अमूमन 3 मुख्य सब्जेक्ट होते हैं। अब बच्चा जो है मैथ, इंग्लिश और हिंदी में सबसे ज़्यादा रुचि मैथ में ले रहा है। नर्सरी का बच्चा वो इंग्लिश और हिंदी बिल्कुल पढ़ना ही नहीं चाहता है। तो आप जो है बच्चे को मैथ केवल पढ़ने दीजिए। इंग्लिश और हिंदी पर अगर ध्यान नहीं दे रहा है तो हिंदी और इंग्लिश को ब्रेक कर दीजिए।
क्योंकि बच्चा अभी अधिगम के लिए अभिप्रेरित हो रहा है। अगर आप कहेंगे अरे बेटा तुम्हारे सिलेबस में इंग्लिश और हिंदी है, तो पता लगेगा इंग्लिश और हिंदी को ना पढ़ने के चक्कर में वो मैथ भी छोड़ देगा। कम से कम यहाँ पे जब मैथ वह पढ़ता रहेगा, अधिगम के लिए अभिप्रेरित हो जाएगा, तो बाद में उसे आप चाहे जितना सब्जेक्ट पढ़ाएंगे वह पढ़ लेगा। लेकिन शुरू में ही आप कहेंगे कि अरे तुम्हारे सिलेबस में फला चीज़ है, तुमको सब कुछ पढ़ना है, तो वह कुछ भी पढ़ नहीं पाएगा। इसलिए विषय वस्तु का चयन की सुविधा जो है बाल केंद्रित शिक्षक बालक के अनुसार करता है। खेल चयन की सुविधा प्रदान करना। अब जैसे बच्चा लूडो खेलना चाहता है और आप कह रहे हैं नहीं नहीं तुमको कबड्डी खेलना है, कबड्डी से उसको डर लगता है। बच्चा कैरम खेलना चाह रहा है, आप कह रहे हैं नहीं नहीं तुमको खो खो खेलना है। तो बच्चा जो चीज़ खेलना चाह रहा है, चाहे लूडो खेलना चाहे, चाहे कैरम खेलना चाहे, चाहे क्रिकेट खेलना चाहे, चाहे कबड्डी खेलना चाहे, पहले तो उसे आप खेल के लिए अभिप्रेरित करिए। जब वह खेलना शुरू कर देगा तो हर गेम शुरू करेगा। और आप पहले उसको कबड्डी खिला के उसका टांग जो है तोड़वा दीजिए और वह हॉस्पिटल में चला जाए, ताकि वह कोई खेले ना खेले। ज़बरदस्ती आपको कुछ नहीं करना है बालक के साथ, नहीं तो बाद में उसको दिक्कत होगी, कुंठा में चला जाएगा। टीएलएम चयन की सुविधा देना। दोस्तों मैथ किट है, साइंस किट है, बच्चे को अगर मैथ में रुचि है तो मैथ किट को प्रयोग करने दीजिए। आप घड़ी जो है उसको, जो टीएलएम में घड़ी होता है, घड़ी दे दीजिए और बताइए कि कौन छोटी सुई है, कौन बड़ी सुई है, कौन सेकंड सुई है, कौन मिनट सुई है, कैसे कितना बजता है। कम से कम अगर पूरा नहीं बच्चा जान पा रहा है तो ये बताइए कि 9 कब बजता है, 10 कब बजता है, 11 कब बजता है। कम से कम पूर्णांक वाली चीज़ें बताइए। इसके अलावा देखिए उनके रुचि को ध्यान देकर इस समय शनिवार को नो बैग डे कर दिया गया है, ताकि इस दिन जो है बच्चे को खेल गतिविधि और अन्य गतिविधियां क्या की जाएं, कराई जा सके। देखिए शिक्षक विद्यार्थी को उसके रुचि के अनुसार खिलौने, परिवेश या उसकी जीवन से जुड़ी दैनिक रुचिकर सामग्री से उसको जोड़कर सीखने की सुविधा देता है। 8वां है उदाहरण द्वारा सीखने की सुविधा देना, या इसी को आप कहते हैं ज्ञान का सरलीकरण या सुगम करता। अब देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए एक बच्चा पढ़ रहा है, तो अब जो है आपको पता होना चाहिए कि हर बच्चा कमज़ोर नहीं है, लेकिन उसी में कुछ बहुत क्लिष्ट या कठिन शब्द हो जाते हैं जिसका मतलब उस बच्चे को समझ में नहीं आता है, जबकि वह बच्चा उसको समझना चाहता है। तो उस क्लिष्ट कठिन शब्दों की व्याख्या आप उदाहरण के द्वारा कर दीजिए, तो वह सरल हो जाता है, सुगम हो जाता है। और यह करने का काम भी शिक्षक का है, इसीलिए शिक्षक को हम सुगम करता और सुविधा प्रदाता कहते हैं। अब शिक्षक पढ़ा रहा है, बीच में वहीं आ गया, बोल रहा है एक खग उड़ रहा है। अब बच्चे के लिए हो सकता है कि खग जो है क्लिष्ट शब्द हो सकता है भाई शिक्षक को आ रहा है लेकिन बच्चे के लिए क्लिष्ट शब्द हो। तो अब यह उदाहरण के द्वारा ज्ञान को सरल करेगा, सुगम करेगा, तब बच्चे को समझ में आएगा। उदाहरण के द्वारा शिक्षक कहेगा अरे बेटा वही जो पक्षी है, चिड़िया है, जो चिड़ई होती है वही तो होता है खग, तुम जानते नहीं हो क्या? तो उस खग को समझाने के लिए, उस क्लिष्ट शब्द को समझाने के लिए शिक्षक टीएलएम का भी प्रयोग कर सकता है, किसी उदाहरण का भी प्रयोग कर सकता है, किसी पूर्व ज्ञान का भी प्रयोग कर सकता है, ग्लोब दिखा सकता है अगर उससे संबंधित है, मैप दिखा सकता है उससे संबंधित है, कोई गतिविधि करवा सकता है। मतलब कुछ भी करके क्लिष्ट शब्दों को उदाहरण के द्वारा एकदम व्याख्या करके सरल कर देना ही काम होता है शिक्षक का। देखिए कई बार विद्यार्थी किताबी शब्दों के जटिल जाल में फंस जाता है। ऐसे में शिक्षक जीवन से जुड़े उदाहरण को देकर विद्यार्थी को सीखने में आसान तरीके अपनाने की सुविधा देता है, इसीलिए हम शिक्षक को सुविधा प्रदाता कहते हैं। अब ऐसे ही देखिए उदाहरण के द्वारा सीखने में ही
एक क्लिष्ट शब्द जो है गुरुत्वाकर्षण आ जाता है। भाई गुरुत्वाकर्षण शब्द क्या है, तो बच्चा कहेगा अरे तो बहुत बड़ा शब्द है। तो गुरुत्वाकर्षण को आप तोड़ के बता देंगे कि इसे हम गुरुत्व धन आकर्षण कहते हैं। गुरुत्व माने पृथ्वी होता है और आकर्षण माने आकर्षण, तो पृथ्वी के आकर्षण को ही हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। अर्थात प्रत्येक वस्तु को पृथ्वी अपने तरफ आकर्षित करती है, खींचती है, इसी को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और आप आम फेंक कर या जो है कोई कलम फेंक कर दिखा भी सकते हैं। उसके बाद अगला है त्रुटि एवं प्रयास द्वारा सिखाने की सुविधा देता है या सीखने की सुविधा देता है शिक्षक, इसलिए शिक्षक को हम सुविधा प्रदाता कहते हैं। देखिए दोस्तों, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने कहा है बच्चा गलती कर कर के ही सीखता है और प्राथमिक शिक्षक के अंदर सबसे बड़ा गुण ये होना चाहिए कि उसके अंदर धैर्य एवं सहानुभूति होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप अपने बचपन को याद करिए, क्या का बनाना हम लोग एक ही बार में सीख लिए थे? नहीं, हमको कई महीने, कई सप्ताह, कई दिन लगे थे। तब हम गलती करते 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 कहीं जाके त्रुटि एवं प्रयास करते करते का बनाना सीखे। तो देखिए हमारा जो शिक्षक था वो धैर्य एवं सहानुभूति रखता था। सहानुभूति का मतलब ये है कि हाँ बेटा चलो गलत हो गया फिर दोबारा बनाओ, और धैर्य का मतलब है कि अब का एक बार पता लगे हम ऐसे बना दिए और टीचर गुस्सा में इतनी पिटाई पीटा क्योंकि उसके पास धैर्य नहीं है, और इतना पीटा वह कि दोबारा का बनाने की बतिए छोड़िए, हम आ नहीं बना पाएंगे। तो इस तरीके से शिक्षक के अंदर धैर्य एवं सहानुभूति होना चाहिए। और कभी कभी पिटाई के बाद तो छात्र को लगता है कि अरे भैया लग रहा है हम तो अब नहीं सीख पाएंगे, लेकिन शिक्षक ऐसा होना चाहिए कि कहे बेटा पहले तुम गलती करोगे, फिर धीरे धीरे गलती कर कर के ही तुम सीखोगे। गलती करना सकारात्मक है, तुम टेंशन मत लो, तुम केवल करते रहो, तुम प्रयास करते रहो, त्रुटि होती रहेगी, तुम प्रयास करते रहो, त्रुटि होती रहेगी, एक दिन तुम सीख जाओगे। चाहे वर्णमाला हो, पहाड़ा हो, हम लोग जब गिनती गिनते थे 1 2 5 7 8 9 11 15 18 ऐसे करके गिनती गिनते थे गलती कर कर के, लेकिन आज देखिए 1 से 100 तक गिनती हम लोग सही गिन लेते हैं। अगला है आत्म प्रकटीकरण या आत्म अभिव्यक्तिकरण की सुविधा। देखिए दोस्तों, एक बाल केंद्रित शिक्षक प्रत्येक बालक को कक्षा में अपने विचारों को रखने का मौका देता है। जैसे मान लीजिए एक शिक्षक पढ़ा रहा, पूछा जो है बच्चों से कि किसको किसको 2 का पहाड़ा आता है, तो अब उसमें से 5 बच्चे जो है हाथ उठाए। एक बच्चा हाथ उठा रहा है लेकिन आधा उठा रहा है, वो डर रहा है कि हमसे पूछें ना। तो आप उन 5 बच्चों के साथ साथ इस एक बच्चे से ज़रूर पूछें कि बेटा तुम बताओ चलो, और उसको डांटे नहीं, डांट देंगे तो दब्बू बन जाएगा। चलो हाँ हाँ सही बता रहे हो, भले थोड़ा गलत हो पढ़े, लेकिन आप उसको अप्रिशिएट करिए, आप उसको मोटिवेट करिए, आप उसको अभिप्रेरित करिए कि वह कल से या आज से ही पूरी इंटरेस्ट लेके याद करना शुरू कर दे। जैसे मान लीजिए आप परिवार पाठ पढ़ा रहे हैं, परिवार पाठ पढ़ाते समय किसी टॉपिक पे बच्चा खड़ा होकर कहा अरे सर जी मेरे पापा मम्मी और हम लोग अलग रहते हैं, हम लोगों का परिवार तो एकल परिवार है, हम जानते ही नहीं थे। और कोई बच्चा उठ के कहे कि अरे सर हम तो अपने दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, भाई बहन सबके साथ रहते हैं, चचेरे भाई चचेरे बहन सबके साथ रहते हैं, हमारा तो संयुक्त परिवार है, हम जानते ही नहीं। तो अगर इस तरीके से कुछ भी वह आत्म प्रकटीकरण करना चाहे, आत्म अभिव्यक्तिकरण करना चाहे, तो उसे आप मौका दीजिए, उसको डांटिए मत कि अरे यार तुम तो हमेशा फालतू का बोल देते हो, बैठ जाओ। तो जब डांट देंगे तो दब्बू बन जाएगा, स्कूल भी नहीं आएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अधिगम योग्य परिस्थितियाँ। आप बताइए कि अधिगम योग्य परिस्थितियाँ तैयार कौन करता है, तैयार करने की सुविधा कौन देता है? शिक्षक देता है। इसीलिए शिक्षक को हम क्या कहते हैं? सुविधा प्रदाता कहते हैं। देखिए थॉर्नडाइक के गौड़ नियम में एक नियम है मानसिक दशा का नियम। इसमें इन्होंने बताया कि कोई भी अधिगम करता या कोई भी अधिगमी तब तक मेंटली रूप से तत्पर नहीं होगा, मेंटली रूप से फिट नहीं होगा, मेंटली रूप से तैयार नहीं होगा। जब तक वो तैयार नहीं होगा तब तक वह कोई भी चीज़ सीख नहीं सकता, कोई भी अधिगम नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले मानसिक दशा सही रहनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, एक शिक्षक जो है अपने क्लास में
मानसिक दशा को उत्पन्न करने की सुविधा भी देता है। वह बच्चों के साथ मिलजुल कर मित्रवत व्यवहार करता है और तनाव मुक्त वातावरण रखता है, भय मुक्त वातावरण रखता है, लोकतांत्रिक वातावरण रखता है, आदर्श व्यवहार करता है, निदानात्मक व उपचारात्मक वातावरण रखता है, प्रश्न पूछता है, प्रश्न पूछने देता है, पूर्व ज्ञान के आधार पर अधिगम के लिए अभिप्रेरित करता है। जब ये सारी चीज़ें उसके अंदर है तो बताइए कौन बच्चा सीखना नहीं चाहेगा। टीचर के आते ही जान जाएगा बच्चा कि आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं, आज हम लोग अधिगम के लिए कुछ और सीखने वाले हैं, और एकदम मस्ती से अधिगम योग्य परिस्थितियां बन जाएंगी अपने आप। लेकिन अब बताइए वही सेम चीज़ अगर ये रहे कि भय युक्त वातावरण रहे, कि आते ही शिक्षक जो है छात्रों को कह रहा है कौन होमवर्क नहीं किया है, पता लगे कि 40 बच्चे हैं उसमें से केवल 2 बच्चे होमवर्क नहीं किए हैं, तो उनके बिना कारण जाने इतनी मार मार रहा है कि जो 38 बच्चे हैं वो डर के मारा एकदम सोच रहे हैं अरे सर जी क्या पढ़ाएंगे, एकदम पूरा कुछ बोलने की हिम्मत नहीं आधा घंटा कर रहे हैं। तो ऐसा वातावरण, तनाव युक्त वातावरण, तनाव भय युक्त वातावरण अगर आप कर देंगे और सत्ताधारी वातावरण कर देंगे, जो है राजतंत्र वातावरण कर देंगे, आदर्श व्यवहार नहीं करेंगे, तो ये कभी भी उस कक्षा में अधिगम योग्य परिस्थितियां नहीं बन सकती है। भले एक छात्र जो है ज़बरदस्ती बैठ के आपके क्लास में पढ़े, लेकिन अधिगम योग्य परिस्थितियां नहीं उत्पन्न होंगी। अधिगम योग्य परिस्थितियां उत्पन्न होने के लिए आपको भय मुक्त वातावरण बनाना होगा, बच्चे के साथ मित्रवत व्यवहार करना होगा, उसे डांटना मारना या दंड नहीं देना होगा, तनाव मुक्त वातावरण बनाना होगा, वही चीज़ मित्रवत व्यवहार करना होगा, लोकतांत्रिक वातावरण बनाना होगा, यानी धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना होगा, समावेशी शिक्षा देना होगा, सामान्य बालक और विशिष्ट बालक को एक साथ पढ़ाना होगा, आदर्शवादी व्यवहार का वातावरण करना होगा, मित्रवत रहना है, किसी से भेदभाव नहीं करना है, निदानात्मक व उपचारात्मक वातावरण, वही मित्रवत रह के उसके कमियों का पता लगा के उसके कमियों को दूर करने का काम करना है, प्रश्न पूछना है और प्रश्न पूछने देना है, यानी सहयोगात्मक अधिगम देना है, पूर्व ज्ञान के आधार पर अधिगम के लिए अभिप्रेरित करना है, तब जाके बनेगा अधिगम योग्य परिस्थितियां और बच्चा बढ़िया से अधिगम करेगा। अगला है दोस्तों समूह गतिविधि की सुविधा। छोटे छोटे समूह बांटकर गतिविधियां कराना, जैसे पेड़ की पत्ती से विभिन्न आकृति बनवाना, जैसे मछली हो गया, कछुआ हो गया, कागज़ की आकृति से विभिन्न आकृति बनवाना, जैसे जहाज बनवाना। उसके बाद अंग्रेजी शब्द के लिए 2 समूह बांट के गतिविधि करवाना, रसोई कौशल करवाना, बागवानी करवाना, खेल गतिविधियाँ करवाना, आर्ट गतिविधियाँ करवाना, संगीत गतिविधियाँ, नृत्य, अभिनय और विज्ञान क्लब जो है इत्यादि गतिविधियाँ कराना। अब देखिए दोस्तों, समूह करके सीखने की सुविधा देना, गतिविधि आधारित शिक्षण इसी को कहते हैं और व्यवहारिक शिक्षण कहते हैं। इस गतिविधि के द्वारा जो ज्ञान का निर्माण होता है उस ज्ञान का स्थायित्व दीर्घकालिक समय तक रहता है तथा बालक की इंद्रियां जो होती हैं कार्यशील होती हैं। अब आप 2 तरीके से बच्चे को सिखा सकते हैं, एक तो द्रव की परिभाषा मौखिक दे दीजिए और एक द्रव जो है करके सिखाइए। तो जब आप व्यवहारिक ज्ञान देंगे, एक्टिविटी बेस्ड ज्ञान देंगे, गतिविधि आधारित ज्ञान देंगे, तो यह बच्चे के अंदर ज़्यादा समय के लिए दीर्घकालिक समय तक रहता है। अब इसमें जैसे आपको गुब्बारे से रंग पहचानवाना है तो आप ऐसा मत कहिए कि गुब्बारे ढेर सारे कलर के होते हैं, लाल पीले हरे नीले, तो गुब्बारा आप लाइए और हर कलर को लाइए और फुला के रख दीजिए। फुला के रखने के बाद बच्चे से कहिए कि जाओ बेटा लाल वाला गुब्बारा लेकर आओ। ठंडा गर्म की पहचान करना है तो उसे स्पर्श द्वारा त्वचा से करवाइए। खट्टा मीठा की पहचान करना है तो जीभ द्वारा चख कर करवाइए। पुष्प की सुगंध का ज्ञान करवाना है तो नाक द्वारा सूंघ कर करवाइए। चिड़िया और जानवरों की आवाज़ का ज्ञान करवाना है तो कान द्वारा या घ्राण ज्ञानेंद्रिय द्वारा सुनकर करवाइए। गुब्बारे का रंग आँख द्वारा देखकर इत्यादि। मतलब ऐसे आप जो है एक बच्चे को
सुविधा देते हैं, समूह गतिविधि की सुविधा देते हैं, करके सीखने की सुविधा देते हैं, इसीलिए हम शिक्षक को सुविधा प्रदाता कहते हैं। तो दोस्तों ये पहला चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शिक्षक एक नेतृत्वकर्ता के रूप में। दोस्तों हमें विश्वास है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।